नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरव मेहरा। आज मैं आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने हमें हमारी अपनी यादों और हमारे अपने अतीत पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इतिहासकार से जिसने अपना वर्तमान खो दिया था। डॉक्टर अंजलि देशपांडे, एक प्रसिद्ध इतिहासकार जो प्राचीन भारतीय भाषाओं पर शोध करती थी, एक रात अपने घर से लापता हो गई। 3 दिन बाद उन्हें एक स्थानीय जंगल में भटकते हुए पाया गया। उनकी हालत देखकर वैद्य भी हैरान रह गए। वो अपना नाम तक भूल चुकी थी। उनके बोलने का तरीका बदल चुका था। वो एक अजीब भाषा बोल रही थी जो सैकड़ों वर्ष पुरानी प्रतीत हो रही थी। जब उनकी बेटी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं वसुंधरा हूं। मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया। बुनाई अधूरी है। उनकी बेटी, जो स्वयं एक शोधकर्ता थी, ने हमारे YouTube चैनल को देखा और हमसे संपर्क किया। जब हमने डॉक्टर देशपांडे के मामले के बारे में सुना तो हमें तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। हम अस्पताल जाकर डॉक्टर देशपांडे से मिलने की कोशिश करने लगे। वो एक कागज पर बार बार एक ही आकृति बना रही थी, नागों और करघों की चित्राकृतियां। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और ही लोक में हो। विक्रम ने उन आकृतियों को देखते ही पहचान लिया, ये तांत्रिक प्रतीक है। उन्होंने कहा, उनकी आवाज में भय था। ये नागिन की कथा से जुड़े हैं, एक ऐसी शक्ति जो भाग्य के धागों को बुनती है। रिया ने संगणक पर खोज शुरू की। उसे एक चौंकाने वाला क्रम मिला। डॉक्टर देशपांडे के परिवार के कई पीढ़ियों के लोग इसी प्रकार की रहस्यमय परिस्थितियों का शिकार होते आए थे। कुछ की स्मृति चली गई, कुछ का व्यक्तित्व बदल गया और कुछ पूर्णतः लापता हो गए। ये किसी एक व्यक्ति पर आक्रमण नहीं है, विक्रम ने समझाया। ये तो पूरे कुल के भाग्य के साथ खेलना है, उनकी नियति को बदलना है। हमने निश्चय किया कि हमें डॉक्टर देशपांडे के पैतृक गांव जाना होगा, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, एक अजीब सी भारी हवा ने हमें घेर लिया। गांव के लोग भयभीत थे। जब हमने उनसे मां देवी या नागिन के बारे में पूछा तो वे मौन हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति ने हमें चेतावनी दी, इस जंगल में वो शक्ति रहती है जो मनुष्य के भाग्य को बदल सकती है। आप लोग लौट जाए। संध्या ढलते ही हमने एक प्राचीन मंदिर का पता लगाया जो नदी के किनारे आधा डूबा हुआ था। भीतर प्रवेश करते ही एक विचित्र ऊर्जा का अनुभव हुआ। वहां एक विशाल पत्थर का करघा था और वातावरण में एक मधुर पर रहस्यमयी ध्वनि गूंज रही थी। तभी अचानक हम सबने असामान्य स्वप्न देखने शुरू कर दिए। ऐसी स्मृतियां जो हमारी अपनी नहीं थी, पर वे इतनी वास्तविक लग रही थी। मैंने स्वयं को एक ऐसे बचपन में पाया जहां मेरी एक बहन थी, पर मैं जानता था कि मेरी कोई बहन नहीं है। रिया ने स्वयं को एक अद्भुत यांत्रिक आविष्कार करते देखा, पर उसे स्मरण नहीं आ रहा था कि उसने ये कब और कैसे बनाया। विक्रम ने अपने दादाजी की आवाज सुनी, जो उसे कुछ ऐसे मंत्र सिखा रहे थे जो उसने कभी नहीं सीखे थे। हमें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। यह सत्ता हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर हमारी स्मृतियों और हमारी वास्तविकता के साथ खेल रही थी। और सबसे भयावह बात यह थी कि अब हमें यह भी ज्ञात नहीं था कि क्या वास्तविक है और क्या माया। हम अपने ही मन पर विश्वास करना भूल चुके थे। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, वो अजीब यादें धीरे धीरे कमजोर होने लगी, पर उन्होंने हम पर एक अजीब सा असर छोड़ दिया था। हम सब चुप थे, अपने दिमाग में चल रहे उलझन भरे ख्यालों में खोए हुए। विक्रम ने सबसे पहले आवाज दी, ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। ये नागिन हमारे दिमाग में घुसकर हमारी यादों के साथ खेल रही है।
ऐसी शक्तियां सैकड़ों साल पुराने तांत्रिक अनुष्ठानों से ही मिल सकती है। रिया ने अपना लैपटॉप खोला। मैंने डॉक्टर देशपांडे के परिवार का पूरा इतिहास खोजा है। उनके पूर्वज एक राजा थे जिसने 300 साल पहले इसी इलाके पर राज किया था। हमने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, पर वो अब भी डरे हुए थे। एक बूढ़ी महिला ने हमें एकांत में बुलाया। तुम लोग यहां से चले जाओ, उसने फुसफुसाकर कहा। ये नागिन किसी की नहीं सुनती। ये तो बस अपना बुनाई का काम पूरा करना चाहती है। क्या बुनाई? मैंने पूछा। भाग्य की बुनाई, वो बूढ़ी महिला बोली। वो लोगों के भाग्य के धागे तोड़ती है और नए धागे बुनती है। जिसका भाग्य बदलना होता है वो उसे अपना शिकार बना लेती है। शाम को जब हम अपने गेस्ट हाउस में बैठे थे, तभी अचानक रिया ने एक चीख लगाई। मेरी यादें, वो वापस आ रही है। हमने देखा कि रिया की आंखों में वही खालीपन था जो डॉक्टर देशपांडे की आंखों में देखा था। वो एक अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगी। धागे टूट गए हैं, बुनाई अधूरी है, सब कुछ बिखर जाएगा। विक्रम ने तुरंत कुछ मंत्र पढ़े और रिया के माथे पर एक तिलक लगाया। धीरे धीरे रिया सामान्य होने लगी। ये नागिन हमें एक एक करके अपना शिकार बना रही है, विक्रम ने चिंतित होकर कहा। हमें जल्दी ही इसका हल ढूंढना होगा, नहीं तो हम सब अपनी पहचान भूल जाएंगे। अगले दिन हमने तय किया कि हम उस मंदिर में फिर से जाएंगे। इस बार हमने खास तैयारी की। विक्रम ने सबके हाथ पर एक विशेष मंत्र लिखा जो बुरी शक्तियों से बचाव करता था। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा बदल चुका था। पत्थर का करघा अब चल रहा था, बिना किसी के छुए। उससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। तभी हम सबने फिर से वो झूठी यादें देखनी शुरू कर दी। पर इस बार हम तैयार थे। विक्रम के मंत्र ने हमें संरक्षण दिया। दिखाए देखो, रिया ने चिल्लाकर कहा। उसने मंदिर की दीवार पर एक छिपा हुआ चैम्बर खोज निकाला था। अंदर जाते ही हमारी सांसें रुक गई। वहां एक प्राचीन चित्रकारी थी जिसमें एक सुंदर महिला को एक राजा के धोखे से मरते हुए दिखाया गया था। उसके आखिरी शब्द थे, मैं तुम्हारे वंश का भाग्य बदल दूंगी। विक्रम ने समझाया, ये नागिन कोई दानव नहीं है। ये तो एक मासूम महिला थी जिसे धोखे से मार दिया गया। अब वो उस राजा के वंशजों से बदला ले रही है। पर तभी हमें पीछे से आवाज आई। कुछ लोग वहां खड़े थे जो ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी के लग रहे थे। उनके नेता ने कहा, तुम लोगों ने हमारे काम में दखल दिया है। ये नागिन हमारे अध्ययन का विषय है। हम हैरान रह गए। क्या ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी इस नागिन के बारे में जानती थी? क्या वो उसके साथ मिली हुई थी? अब हमारे सामने दो दुश्मन थे। एक तरफ तो भाग्य बदलने वाली नागिन और दूसरी तरफ ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी जो उसे रोकना नहीं चाहती थी। ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी के लोगों ने हमें घेर लिया था। उनका नेता, एक लंबा और गंभीर व्यक्ति, आगे बढ़ा। हम इस नागिन का अध्ययन सैकड़ों साल से कर रहे हैं, उसने कहा। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है। विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, संतुलन? पूरे परिवार की नियति बिगाड़ना संतुलन है? आप लोग पागल हैं। सोसाइटी के नेता ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए छोटे बलिदान जरूरी होते हैं। ये नागिन उन लोगों को सजा दे रही है जिनके पूर्वजों ने उसके साथ अन्याय किया था। तभी अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैली। नागिन प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो क्रोधित नहीं बल्कि दुखी लग रही थी। उसकी आवाज में करुणा थी। तुम सब समझते नहीं हो। मैं बदला नहीं ले रही, मैं न्याय कर रही हूं। हमने देखा कि नागिन ने हमारे सामने एक दृश्य प्रकट किया। 300 साल पहले का समय। एक युवा पुजारिन जो एक राजा से प्यार करती थी, उसका विश्वासघात और अंत में उसकी हत्या। नागिन की आवाज कांप रही थी। मैंने अपनी आखिरी सांस में शपथ ली थी, जब तक इस राजवंश का आखिरी व्यक्ति अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक मैं चैन से नहीं रह सकती। रिया ने पूछा, पर आप निर्दोष लोगों को क्यों सजा दे रही हैं? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। नागिन ने दुखी स्वर में कहा,
मैं उन्हें सजा नहीं दे रही, मैं उन्हें सच्चाई दिखा रही हूं, उन्हें याद दिला रही हूं कि उनके खून में क्या छुपा है। तभी ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी के नेता ने हस्तक्षेप किया। बस बहुत हो चुका, अब हम इस नागिन को वापस बंद करेंगे। हमें उसकी शक्तियों का अध्ययन करना है। पर नागिन ने एक झटके में सोसाइटी के सदस्यों को दूर फेंक दिया। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बताइए, क्या चाहिए आपको? नागिन ने एक अंतिम इच्छा बताई। राजवंश का आखिरी वंशज, डॉक्टर देशपांडे की बेटी, उसे मेरी कहानी सुननी होगी और माफी मांगनी होगी अपने पूर्वजों के पापों के लिए। हमें एक मुश्किल चुनाव का सामना था। एक तरफ ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी थी जो नागिन को कैद करना चाहती थी, दूसरी तरफ नागिन जो अपना बदला पूरा करना चाहती थी, और तीसरी तरफ एक मासूम लड़की जिसे अपने पूर्वजों के पापों की सजा भुगतनी पड़ रही थी। हमने फैसला किया कि हम नागिन की बात मानेंगे। हमें लगा कि यही एकमात्र तरीका है इस दुखी आत्मा को शांति देने का। हमने फैसला किया कि हम नागिन की बात मानेंगे और डॉक्टर देशपांडे की बेटी प्रिया को उसकी कहानी सुनाएंगे। पर यह आसान नहीं था। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे अपने पूर्वजों के 300 साल पुराने पापों की सजा क्यों भुगतनी पड़ रही है। यह कैसा अन्याय है। प्रिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस अपनी मां को ठीक देखना चाहती हूं। विक्रम ने समझाया, कभी कभी न्याय और बदले में बहुत बारीक फर्क होता है। ये नागिन दुखी है, दुष्ट नहीं। उसे बस अपने दर्द का इजहार चाहिए। हम प्रिया को लेकर मंदिर पहुंचे। ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी के लोग अब भी वहां मौजूद थे, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। शायद वो भी देखना चाहते थे कि क्या होता है। जैसे ही प्रिया मंदिर के अंदर गई, नागिन प्रकट हुई। उसकी आकृति अब भयानक नहीं, बल्कि दुखी और करुणामयी लग रही थी। तुम्हारे पूर्वज ने मुझे धोखा दिया, नागिन ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। उसने वादा किया था कि मुझसे विवाह करेगा, पर उसने मेरी हत्या कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक साधारण पुजारिन थी। प्रिया ने साहस जुटाया और आगे बढ़कर कहा, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूं, पर कृपया मेरी मां को छोड़ दें। वो निर्दोष है। मैं आपसे माफी मांगती हूं अपने पूर्वजों के कर्मों के लिए। ये कहते हुए प्रिया ने नागिन के सामने घुटने टेक दिए। उसके आंसू नागिन के चरणों में गिरे। एक अद्भुत घटना हुई। नागिन का रूप बदलने लगा। वो भयानक आकृति से एक सुंदर, दिव्य महिला में बदल गई। उसके चेहरे पर शांति थी। धन्यवाद, नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने सालों बाद किसी ने मेरे दर्द को समझा। अब मैं शांति से जा सकती हूं। नागिन ने प्रिया को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा परिवार अब स्वतंत्र है। मेरा श्राप समाप्त हो गया है। इतना कहकर नागिन का शरीर एक तेज रोशनी में बदल गया और वो हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गई। जैसे ही नागिन गई, डॉक्टर देशपांडे की यादें वापस आने लगी। वो अपनी बेटी को पहचानने लगी। मां बेटी का मिलन एक भावुक कर देने वाला दृश्य था। पर तभी ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी का नेता आगे बढ़ा। बहुत सुंदर, उसने ताली बजाते हुए कहा। पर अब हमें वो चाहिए जो नागिन ने छोड़ा है। उसने मंदिर के बीचों बीच एक चमकता हुआ रत्न उठाया। ये नागमणि है। इसमें नागिन की सारी शक्तियां समाई हुई है। ये हमारी होगी। विक्रम ने विरोध किया, आप इसे नहीं ले सकते। ये शक्ति आपके काबू के बाहर है। सोसाइटी के नेता ने हंसते हुए कहा, हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं। अभी और भी नागमणियां हैं जो हमें ढूंढनी है। जाते जाते उसने हमें चेतावनी दी, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हें हमारे रास्ते से हटना होगा। जब सोसाइटी के लोग चले गए तो हमने देखा कि प्रिया के हाथ में एक छोटी सी चांदी की चेन थी जो नागमणि के पास पड़ी थी। उसमें एक टुकड़ा जड़ा हुआ था। विक्रम ने उसे देखकर कहा, यह नागिन का अंतिम उपहार है। शायद ये हमारी मदद करेगा आने वाले खतरों से लड़ने में। हमें एहसास हुआ कि नागिन तो शांत हो गई,
पर अब एक नया खतरा हमारे सामने था। ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी अब और भी शक्तिशाली नागमणियों की तलाश में थी और हमें उन्हें रोकना था। जब ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी वाले चले गए, हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। प्रिया के हाथ में वो चांदी की चेन थी जिसमें नागमणि का एक छोटा सा टुकड़ा जड़ा हुआ था। वो टुकड़ा हल्की सी नीली रोशनी छोड़ रहा था। विक्रम ने सावधानी से उसे देखा। ये कोई साधारण रत्न नहीं है, उसने कहा। इसमें नागिन की शक्तियों का एक हिस्सा समाया हुआ है। शायद ये हमारी मदद कर सकता है आने वाले खतरों से लड़ने में। रिया ने अपने उपकरण निकाले। मैं इसकी एनर्जी को स्कैन करती हूं, शायद हम इसके राज समझ सकें। जैसे ही रिया ने स्कैन शुरू किया, एक अद्भुत घटना हुई। नागमणि के टुकड़े से एक होलोग्राम सा निकला जिसमें नागिन की छवि दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद, उसकी आवाज गूंजी। तुमने मुझे मुक्त किया। अब ये नागमणि का टुकड़ा तुम्हारी रक्षा करेगा। जब भी कोई बुरी शक्ति तुम्हारे नजदीक आएगी, ये चमकने लगेगा। प्रिया ने वो चेन मुझे दे दी। आप ही रखिए इसे, उसने कहा। आप लोग ही ऐसे खतरों से लड़ना जानते हैं। हमने उस चेन को संभाल कर रख लिया, पर हमारे मन में एक सवाल था, ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी अब क्या करेगी? वो तो पूरी नागमणि ले गए थे। विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, अब हमें और सतर्क रहना होगा। सोसाइटी के पास अब नागमणि है जो उन्हें बहुत शक्तिशाली बना देगी। हमने डॉक्टर देशपांडे और प्रिया को उनके घर छोड़ा। अब डॉक्टर देशपांडे पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और कहा, आप लोग सच में भगवान के भेजे हुए दूत हैं। जब हम वापस अपने ऑफिस पहुंचे तो रिया ने एक चौंकाने वाली खोज की। उसने नागमणि के टुकड़े की एनर्जी का विश्लेषण किया तो पता चला कि ये एक मैप की तरह काम कर रहा था। देखो, रिया ने कहा, यह टुकड़ा हमें अन्य नागमणियों का पता लगाने में मदद कर सकता है। शायद यही वजह है कि ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी इन्हें ढूंढ रही है। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, अगर सोसाइटी के पास सारी नागमणियां आ गई तो वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था बन जाएंगी। हमें उन्हें रोकना होगा। उसी रात जब हम सो रहे थे, नागमणि का टुकड़ा अचानक तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी में एक संदेश दिखाई दिया, वे आ रहे हैं, तैयार रहो। हमने खिड़की से बाहर देखा तो एक काली कार हमारे ऑफिस के बाहर रुकी हुई थी। ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी के लोग हमारे पास आ चुके थे। उनके नेता ने मोबाइल पर कॉल किया। हमें वो टुकड़ा चाहिए, उसकी आवाज में धमकी थी। वो हमारा है। हमें एहसास हुआ कि नागिन का उपहार अब हमारे लिए खतरा बन चुका था। ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी उसे वापस लेना चाहती थी और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। अब हमारे सामने एक नई लड़ाई थी, न सिर्फ भूत प्रेतों से, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक संस्था से भी। और इस लड़ाई में हम अकेले थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।